बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस नंबर 80 मुलाहिज़ा फरमाएं। हम अपनी अपनी तलाशी देने के लिए तैयार हैं। उसके हमज़ाद ने कहा, लेकिन मैं तो तलाशी नहीं ले सकता। मैंने कहा, तो हम तुम्हारे सामने एक दूसरे की तलाशी लेते हैं। खसरू जमशेद नंबर 2 ने तजवीज़ पेश की। इस जामा तलाशी पर एतमाद करके मैं अपने बेवकूफ़ होने का सबूत नहीं देना चाहता। मैंने कहा, इसलिए अब मैं हुक्म देता हूँ कि आप लोग असले की तरह अपने अपने कपड़े उतार के इधर ही फेंक दे। जरा एहतियात से। तो तुम्हारा मतलब है हम सब कपड़े उतार दे? चौधरी दिलावर ने बेयकीनी से कहा। हाँ, यहाँ एक अवाम में सब नंगे हैं। ये मुहावरा अगर अमलन दुरुस्त हो जाए तो क्या हर्ज है? मैंने कहा, ये नामुमकिन है। अपने सिकंदर साहब, तुम हद से बढ़ते जा रहे हो। चौधरी दिलावर का रंग सुर्ख पड़ गया। क्या मुमकिन है और क्या मुमकिन नहीं, इसका फैसला तो वक्त करेगा। अपने चौधरी साहब, मैंने कहा, मैं 2 मिनट की मोहलत दूंगा। उसके बाद तुम्हारे हेड की टांग घुटने के पास से 2 हो जाएगी। ये उनके ख्वाबो ख्याल में भी ना था कि पांसा इतनी जल्दी पलट जाएगा और उनकी इतनी बड़ी फतेह इतनी तजलील अमेज शिकस्त में बदल जाएगी। बेइज्जती, निदामत, इश्तियाल और बेबसी के बिले जुले जज्बात ने उन सबको एक दूसरे की नज़र में और खुद अपनी नज़र में रुसवार कर दिया था, सिवाय डिसल्वा के। वो सब एक जैसे जज्बाती रद्द अमल का शिकार थे। सिर्फ डिसल्वा था जो खामोश था और जिसने खिलाफ मामूल अपना जारियाना अंदाज बरकरार नहीं रखा था। उसकी वजह सिर्फ मैं जानता था। वो खुद को पीटे हुए बोरे की तरह महसूस कर रहा था और अगरचे वो सूरत से इस खौफ का इजहार नहीं होने दे रहा था, लेकिन यह नामुमकिन था कि वो खौफजदा ना हो। उसने मेरे सामने बहुत कुछ कबूल कर लिया था। चुनांचे हर लहजा उसे ये डर था कि कहीं मैं उसके अल्फाज दोहरा के उसे मरवा ना दूं। अगर उसके साथियों को उसकी गद्दारी का इल्म हो जाता तो वो इसको यकीनन मार डालते। डिसल्वा ने पहले मेरे रवैये का मुशाहिदा किया था और फिर शायद ये समझ लिया था कि मैं उसका राज भी अफशा नहीं करूंगा, बल्कि बाद में उसे ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल करूंगा। हथियार डालने में चौधरी दिलावर ने पहल की थी, कपड़े उतारने में डिसल्वा ने। उसने गुस्से में पतलून के अंदर से कमीज निकाली और उतार के गोला सा बनाकर मेरी तरफ फेंक दी। उसके बाद दूसरों के लिए भी तकलीद के सिवा चारा ना रहा। सबसे ज्यादा मुज़ीका खेज दोनों वो नजर आ रहे थे जिन्होंने अपने चेहरों पर स्याही मली हुई थी। उनके जिस्म का रंग हाथों से भी ज्यादा साफ था। चुराचे काले सर और मुंह के साथ जिस्म का साफ रंग देखकर यूं लगता था जैसे संगे मरमर के मुजस्मे का सर काली मट्टी से बना दिया हो। मेरा शुबा गलत नहीं था। जब चौधरी दिलावर और खसरू जमशेद नंबर 1 ने अपने कपड़े फेंके तो फर्श पर दांत की किसी चीज के टकराने से आवाज पैदा हुई, जो सिगरेट लाइटर जैसी छोटी चीज की आवाज नहीं हो सकती थी। कार की चाबियां किसके पास है? मैंने कहा, बाहर अब सिर्फ एक कार होगी, उसमें चाबियां लगी हुई हैं। चौधरी दिलावर ने चिल्ला के कहा, जाओ, दफा हो जाओ कुत्ते के बच्चे। उसके जब्त का पैमाना लबरेज हो गया था। उसने मुझे अपनी सुबकी का बदला लेने के लिए एक से एक गंदी गाली दी। मैंने पहली मरतबा उसके गुस्से के आतिश फिशां को फटते देखा था। मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया। रिवाल्वर अब सिर्फ मेरे हाथ में था। मैंने सिराज को उनकी तरफ धकेलने से पहले उनके कपड़ों को टटोल कर देखा। उसके पास दूसरा रिवाल्वर नहीं था। अब तुम लोग इतने बेबस हो कि मैं तुम्हें रेवड़ की तरह हाँक कर पुलिस स्टेशन भी ले जा सकता हूँ, मैंने कहा, और चाहूँ तो पुलिस को भी यहाँ बुला सकता हूँ। लेकिन मैं जानता हूँ कि डीएसपी साहब की मौजूदगी में पुलिस क्या कार्रवाई करेगी। ये इत्तेफाक नहीं कि घर की मालिक राबिया है। तुम लोगों ने बहुत सही जगह का इंतखाब किया था। अगर कोई बात गलत हो जाती और कुछ तो खून होता तो उसकी वजाहत राबिया कारी एडवोकेट को करनी पड़ती। मुझे अपने खिलाफ डीएसपी साहब की हड्डियां तोड़ने का केस बनवाने का भी कोई शौक नहीं है, इसलिए मैं आप सबको अपने हाल पर छोड़कर अकेला ही जाऊंगा। और जाने से पहले एक आखिरी बात, मैं यहाँ आप लोगों से मुलाकात करने या आप लोगों की ये बॉडी बिल्डिंग शो मुनक्कद कराने के शौक में नहीं आया था। बहुत सी बातों में असल बात तो रह गई। वो बूढ़ी और मफलूज औरत कहाँ है जिसे उठा लाने का मर्दाना कारनामा सरंजाम देकर आपने समझा था कि बाजी जीत ली। दिल तो चाहता है कि काश मेरे पास इस वक्त एक कैमरा होता और मैं ये ग्रुप फोटो उतार लेता कि सनद रहे और बवक्ते ज़रूरत काम आवे। मैं लोगों को बशमूल आपके अहले खाना की ये तस्वीर दिखा के कह सकता हूँ कि देखो, ये हैं वो शाज़ोर मर्द। या मेरे पास एक आईना होता जिसमें तुम सब अपने आप को देख सकते। मैंने एक कहका मारा, बिल्कुल किसी सर्कस का ट्रूप है। 2 जोकर और 5 बादीगर बा एक शिकस्ता ट्रेनर, लिबास कुदरत में। उस बुढ़िया को भी वापस कर दिया गया है। बदमाश चौधरी दिलावर ने कहा, तुम्हारी उस माँ के साथ। मैंने एक फायर और किया और चौधरी दिलावर यूं फर्श पर गिरा जैसे उसे सचमुच गोली लग गई है। फौदिया के बारे में उसके अल्फाज ने मुझे मुश्तइल तो किया, मगर मुझ में इतनी अकल सलामत थी कि इस कामयाबी को एक कत्ल करके नाकामी में ना बदलूं। अब जबान संभाल के बात करना, मैंने दहाड़ कर कहा। जिंदगी थी इसलिए पहली बार मेरा निशाना खता हो गया। वो उसी कार में थी जो रिजवी साहब के घर गई है, डिसल्वा ने कहा। ऑल राइट, बाकी सब लोग चलें दूसरे कमरे में, मैंने कहा। मिस्टर डिसल्वा, तुम अपने कपड़े पहन लो, गाड़ी तुम चलाओगे, मैं पीछे बैठूंगा। तुम्हें रिजवी साहब के घर का रास्ता तो मालूम होगा। रास्ते में किसी जगह से मैं फोन करूंगा। अगर तस्दीक हो गई कि शैला की माँ बखैरो आफियत वापस पहुंच गई है
तो तुम भी बखैर व आफियत घर लौट जाओगे। लेकिन ये झूठ हुआ तो तुम्हारी लाश भी किसी को ना मिलेगी। कमान, सुना नहीं बाकी लोगों ने? वो सब नहायत मुज़ीका खेज तरीके पर आगे पीछे चलते, एक दूसरे से नजर चुराते, शर्म से और शर्मिंदगी से और गुस्से से बेहाल बगर बेबस उस कमरे में जाने लगे जिसमें कुछ देर पहले मैंने अंकल शेरवानी से और फौजिया से मुलाकात की थी। एक पांव की ठोकर से मैंने डिसिल्वा के कपड़े उसकी तरफ फेंके और उसे जद में देखते हुए कमरे के दरवाजे में जा खड़ा हुआ। चौधरी दिलावर और खसरू जमशेद दीवार की तरफ मुंह करके कुर्सियों पर बैठ गए थे। बाकी लोग सिराज को संभाल रहे थे। गालबन वो देख चुके थे कि कमरे के दूसरे 2 दरवाजों में से एक अटैच बात था और दूसरा बाहर से बंद था। मैंने वो दरवाजा भी बंद कर दिया जिससे गुजर कर वो कमरे में गए थे। मेरी कुंडी लगाते ही अंदर से चौधरी दिलावर ने मुझे 1 दर्जन से जायद गलीज गालियां दी। मिस्टर डिसिल्वा, मैंने कहा, जब तुम कपड़े पहन चुको तो मुंह दीवार की तरफ रखते हुए एक कमीज में से ये सब असला बांध लेना जो किसी के काम ना आ सका। शायद मेरे काम आए। और याद रखना कि तुमने गर्दन मोड़कर देखने की खफीफ सी कोशिश भी की तो मैं तुम्हारी गद्दी में सौराख कर दूंगा। डिसिल्वा ने कोई जवाब नहीं दिया और मेरे अहकामात की तामील करते हुए 8 रिवाल्वर एक पोटली में बांध लिए। अब चलो आगे, गाड़ी स्टार्ट करो, मैंने कहा। ये पोटली पीछे वाली सीट पर रख देना और ख्याल रखना कि आगा अपनी मौत से कोई बचर नहीं। गलतफहमी भी तुम्हारी जान ले सकती है। मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं हूँ, डिसिल्वा ने बाहर आके आहिस्ता से फ्रेंच में कहा। तुम्हें फ्रेंच आती है? मैंने हैरानी से कहा। मैं गोवा का रहने वाला हूँ और यूरोप में कई साल गुजार चुका हूँ। वो बोला। जो बात मैं कहना चाहता था वो कुछ और थी। वो बुढ़िया इस कार में नहीं थी जो तुम्हारे अंकल को ले गई है। फिर मैं चलते चलते रुक गया। क्या वो यही है? डिसिल्वा ने उस कमरे की तरफ देखा जहाँ बाकी शिकारी बंद थे। वो सब खिड़की से मुंह लगाए बाहर झांक रहे थे। कोई बात किए बगैर वो ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और कार स्टार्ट की। उसी वक्त मुझे एक और ख्याल आया। अगर वो बुढ़िया घर में होती तो डिसिल्वा जरूर इशारा कर देता, जवाब में हाँ या ना ही कह देता। क्या इसका मतलब यह है कि उसे किसी दूसरी जगह पर रखा गया है? मसलन इस कार की डिक्की में जो अब मुझे लेकर रवाना होने वाली थी। अच्छा, मैंने कहा, अगर वो यहाँ नहीं है तो कहाँ है? मैंने ये तो नहीं कहा कि वो यहाँ नहीं है, डिसिल्वा ने कहा। लेकिन प्लीज मिस्टर सिकंदर, अपने रवैये से दोस्ताना तर्द अमल का इजहार मत कीजिए। साफ जाहिर था कि वो कुछ और कहना चाहता था मगर मेरा रवैया बदलते देखकर ना कह सका। ऑल राइट, पोर्सन ऑफ इट डर्टी, मैंने उसका मतलब समझते हुए चिल्लाकर अंग्रेजी में कहा। डिसिल्वा ने किसी वजह के बगैर नफी में सर हिलाया। मैं भी तुमको बता देता हूँ कि वो कहाँ है, लेकिन इधर उधर देखने की बजाय तुम मेरे एक मुक्का मारना जिससे जाहिर हो कि मैं बदस्तूर अदम ताउन का मुजाहरा कर रहा हूँ और जो लोग खिड़की में से देख रहे हैं उनको ये शक ना हो कि मैं दर पर्दा बकवास करने की जरूरत नहीं, मैंने चीख कर कहा और नहायत ही जारियाना अज़ाइम के साथ आगे बढ़ा। वो डिक्की में बंद है, डिसिल्वा ने आहिस्ता से कहा और मैंने तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक उसके एक मुक्का रसीद किया। अगर उसने मुझे पहले से तैयार ना किया होता तो मैं यकीनन डिक्की खोल कर देखता और उसके साथियों को अंदाजा हो जाता कि डिसिल्वा ने गद्दारी की है। डिसिल्वा लड़खड़ाया और एक कदम पीछे हटकर संभल गया। अंदर से आने वाली आवाजों से मालूम होता था कि असीरान ने कफ्स रिहाई के लिए कोशा है और दीवारों से सर टकराने की बजाय दरवाजा तोड़ने की फिक्र में है। क्या वो जिंदा है? मैंने रिवॉल्वर का रुख उसकी जानिब किया। उसे कत्ल करना प्रोग्राम में शामिल नहीं था। डिसिल्वा ने दोनों हाथ ऊपर उठा दिए। वो खुद ही मर गई हो तो मैं नहीं कह सकता। उसका ख्याल मेरे लिए सख्त बाय से तशवीश हो गया। शैला की माँ इतनी देर तक डिक्की में बंद रह के बरी नहीं होगी तो मरने वाली होगी। उसकी जाने ना दवा के लिए इस फौलादी पिंजरे में मबूस और बेदस्तो पारे के सांस की नाजुक डोरी को टूटने ना देना बज़ाहिर महाल मालूम होता था, लेकिन ये देखने के लिए मेरा उस घर से कुछ दूर पहुंच जाना जरूरी था जहां मुहावरे की अमली सूरत के मुताबिक एक आमाम में सब बंद थे। दरवाजे का टूट जाना यकीनी था। मैं ये भी जानता था कि रिहाई पाते ही वो खामोशी से राय फरार इख्तियार करेंगे। मेरी तरह वो भी चाहेंगे कि बाद में यहाँ उनकी मौजूदगी का कोई सुराग ना मिले और मैं उनको ये मौका फराहम करना चाहता था। वरना मेरे लिए भी ये मुमकिन था कि जाते जाते मैं उन सबको शूट कर दूं या पुलिस को तलब कर लूं। लेकिन दोनों सूरतों में मेरे लिए और राबिया के लिए ऐसी कानूनी मुश्किलात पैदा हो जाती कि मेरा ये इंतहाई कदम खुदकशी के मुतरादिफ होता। मसला अगर सिर्फ उनको कत्ल करने का होता तो मैं बहुत पहले उन सबको मार देता, लेकिन मुझे पहले इनसे ये पूछना था कि उन्होंने मेरे बाप को क्यों मारा और कैसे मारा। बिल्कुल उसी तरह जैसे मुझे मार देने से इनके मकासद की तकमील नहीं होती थी, उसी तरह मैं भी उनको जिंदा छोड़ने पर मजबूर था। हम वो शिकारी थे जो एक दूसरे के लिए जाल फैला रहे थे, मगर हमारा मकसद एक दूसरे की जान लेना नहीं था। फिर चलते चलते मुझे शरारत सूझी। मिस्टर डिसिल्वा, मैंने कहा, अबाउट टर्न बिल्कुल घूम जाओ। क्या तुम मुझे भी उनके साथ बंद करोगे? उसने पलट कर कहा, नहीं, मुझे एक ड्राइवर की जरूरत तो है, मैंने कहा, लेकिन मैं अपनी हिफाजत की खातिर एक तमाशा करना चाहता हूँ। तुम वापस अंदर चलो और उन सब शुराफा के कपड़े उठा लाओ। मेरी निगरानी में डिसिल्वा ने एक कमरे में रखे हुए सब कपड़ों की गठरी सी बना ली। दरवाजा बुरी तरह हिल रहा था और गिरने ही वाला था। कपड़ों के बंडल को भी मैंने गाड़ी की पिछली सीट पर रखा और डिसिल्वा को हुक्म दिया कि वो कार निकाल ले जाए।
डिसल्वा ने तामील की। उसी वक्त एक धमाके से दरवाजा टूट कर गिरा और मैंने पलट कर देखा। किसी ने एक पत्थर फेंका जो कार के पिछले हिस्से पर आके लगा। उनकी बेबसी का तस्वुर करके मुझे बेइख्तियार खंसी आई। तारीकी ये शब की पनाह में होने के बावजूद उन सब के लिए हमारे पीछे दौड़ना या लोगों को मदद के लिए पुकारना बईद अज़ क़यास था। उनके लिए तो सुबह होने से पहले पहले इस घर से निकलकर अपने अपने घर पहुंचना भी मसला होगा। खुद को बहुत बड़ा शिकारी समझने वाले परेशान थे और बरहम थे कि शिकार तो हाथ से गया और जाते जाते उनको उनकी नजर में शर्मिंदा और रुसवा भी कर गया। शिकार करने को आए शिकार होके चले। अब वो क्या करेंगे? शायद किसी रूस या गुलाम को रवाना करेंगे कि किसी भी घर में जाकर कोई चादर, कोई तौलिया या पर्दा ही मार लाए और फिर इस लिबास फाखरा को ज़ेबे तन करके कहीं जाए और बहाने से उन सब के लिए ऐसे कपड़े ले आए जो फिट आए या ना आए। इस काबिल ज़रूरों को देखने वालों को कपड़े नजर आए। बकौले शायर तन की उरियानी से बेहतर नहीं दुनिया में लिबास, मगर उसका क्या इलाज कि दुनिया की नज़र शायराना नहीं। जब तक उनकी सतरपोशी का सामान फराहम नहीं हो जाएगा वो इस घर से तो निकल जाएंगे बगैर किसी गुमनाम गोशे के अंधेरे में छुपकर इंतजार करने के सिवा कुछ नहीं कर सकेंगे। गाड़ी अब इस घर से काफी दूर आ चुकी थी और नहर के साथ साथ चलने वाली सड़क पर रमा थी। मिस्टर डिसल्वा, मैंने अचानक कहा, ये गाड़ी किसकी है? किसी की भी नहीं, डिसल्वा ने इत्मीनान से कहा। मेरा मतलब है उन सब में से किसी की नहीं। ऑलराइट, गाड़ी को यहीं रोक दो, मैंने कहा। मैं देखना चाहता हूँ कि उस बूढ़ी औरत का क्या हाल है और यह ख्याल रखना कि मेरा इत्मीनान हासिल करके तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। अगर तुमने मुकाबले की कोशिश की तो मैं तुम्हें यहीं कुत्ते की मौत मार दूंगा और कार लेकर भाग जाऊंगा। तुम्हारे साथी भी ये वजाहत करने से गुरेज करेंगे कि तुम्हारी लाश यहाँ क्यों पड़ी थी। और यकीन करो मिस्टर सिकंदर, मैं भी मरना बिल्कुल नहीं चाहता, डिसल्वा ने कहा। उसकी यकीन दहानी के बावजूद मैंने एक कमीज में लिपटे हुए 8 रिवाल्वरों का बेहंगम बंडल उठा लिया। अगर तुमने गाड़ी लेकर भागने की कोशिश की तब भी मुझे इसके दोनों टायर ब्रेस्ट करने के लिए गोली चलानी पड़ेगी और अगर तुम महज धमकियां देने में वक्त जाया करते रहे तो वो बुढ़िया मर जाएगी, डिसल्वा ने कहा। मेरी उससे कोई दुश्मनी नहीं है। इसके अलावा डिक्की खोलने के लिए तुम्हें चाबियों की जरूरत पड़ेगी। फिर मैं कार लेकर कैसे फरार हो सकता हूँ? उसने इग्निशन स्विच ऑफ किया और चाबियां मेरी तरफ उछाल दी। मैंने चाबियां उठा के पीछे जाके डिक्की खोली। अभी मैं उस पर झुका ही था कि गाड़ी एकदम स्टार्ट हो गई। इससे पहले कि मैं संभलता गाड़ी एक जबरदस्त चस्ट लगा के आगे बढ़ी। डिसल्वा ने क्लच एकदम छोड़ के एक्सीलरेटर को पूरा दबा दिया और बज़ाहिर उसका मकसद यही मालूम होता था कि मैं झटके से गिरूं तो सड़क पर पड़ा रह जाऊं, लेकिन मैं अंदर लुढ़कने में कामयाब हो गया। डिक्की का ऊपर उठा हुआ ढकना झटके से नीचे आया। अगर मेरी टांगें बाहर लटकी हुई ना होती तो डिक्की खुद ब खुद बंद और मुकफ्फल हो जाती और मेरे लिए अंदर से इसको खोलना नामुमकिन होता। मज़ीद ये कि स्पेयर व्हील और जैक वगैरह के साथ जिस मुख्तसर सी जगह में शैला की मां कैद थी उसी में खुद मैं भी पैक हो जाता और डिसल्वा दोनों कैदियों के साथ जुमला माले गनीमत, असला और तन के कपड़े पेश करके अपने आकाओं को खुश कर देता। अपनी ज़हानत, जुरात और वफा शनासी का लोहा मनवा लेता और इस अजीम शान फतह का सेरा बिलाशुबा उसी के सर बनता। मगर तकदीर ने टांग अड़ा दी और मेरी टांगें दरमियान में रह गई। चुनाचे डिक्की का ढकना मेरे पैरों पर गिरा, जिससे एक लम्हे के लिए तो मुझे ये भी शक गुजरा कि शायद घुटनों से नीचे मेरी टांगें कट कर सड़क पर ही गिर चुकी हैं। फिर दर्द की शिद्दत ने मुझे तड़पा दिया और मैं समझा कि पिंडली से ऊपर मेरी टांगों की हड्डियां जरूर टूट गई हैं। लेकिन चंद मिनट बाद मैं टांगे हिला के ढक्कन को ऊपर उठाने में कामयाब हुआ तो मुझे ये देखकर खुशी हुई कि बफजले खुदा मैं सही और सालिम हूँ और मुंह डिक्की में दिए और टांगे आसमान की तरफ उठाए नहायत मुज़ीका खेज अंदाज में सफर कर रहा हूँ। कार उस वक्त तक वापस हो के नहर के साथ वाली सड़क पर दौड़ रही थी और शालीमार बाग की तरफ रवाना थी। गाड़ी की रफ्तार 70-80 मील से कम न थी। गैर इरादी तौर पर मैंने चीख कर डिसल्वा को एक गलीज गाली दी। फिर मुझे अपनी हमाकत का एहसास हुआ। मेरी आवाज उसके कानों तक पहुंच ही नहीं सकती थी और पहुंच भी जाती तो वो कब फर्मा बरदारी का सबूत देते हुए गाड़ी रोक देता। चुनाचे सबसे पहले मैंने रिवाल्वर निकाल के डिसल्वा को शूट करने के बारे में सोचा, लेकिन डिक्की में से गोली चला के ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए किसी भी शख्स का निशाना लेना अमलन नामुमकिन था। दूसरी सूरत यह थी कि मैं गोली से पेट्रोल टैंक में सुराख कर दूं, लेकिन इस तरह पेट्रोल में आग लगती तो टैंक धमाके से फट जाता और हम खुद तकरीबन टैंक के ऊपर बराजमान थे। उसके साथ ही उड़ जाते। मेरे पास 8 रिवाल्वर थे और सब भरे हुए थे, लेकिन मैं डिक्की से सर निकाल के एक टायर भी ब्रेस्ट नहीं कर सकता था। इस रफ्तार पर टायर ब्रेस्ट होते ही गाड़ी उलट जाती। वक्त बहुत कम था और फासला हर लम्हे कम होता जा रहा था। डिसल्वा में वापस वहीं ले जा रहा था जहां मेरे दुश्मन किसी जख्म खुर्दा दरिंदे की तरह मेरे खून के प्यासे और मेरी बोटियां तक नोच खाने के लिए तैयार थे। पूरी कोशिश से मैंने खुद को उठाया और पीछे खिसक कर अपने पैरों को गाड़ी के पीछे वाले बम्पर पर जमा दिया। हमें अंग्रेजी हरूफ एल की शक्ल में आधा कार के अंदर था और आधा बाहर। मेरी पूरी कोशिश थी कि मेरे जिस्म का बोझ अंदर की तरफ रहे ताकि मैं उलट कर सड़क पर ना जा गिरूं। अपना एक हाथ मैंने ऊपर उठा रखा था
हर झटके से नीचे आने वाला डिक्की का फौलादी और भारी भरकम ढकना मेरे हाथ से टकराता था और रुक जाता था। हाथ की ये रोक ना होती तो ढकना ऐन मेरी कमर पर गिरता और रीढ़ की हड्डी का एक आध मोरा जरूर तोड़ देता। दूसरे हाथ से मैंने डिक्की को अंदर से थाम रखा था। जब मुझे यकीन हो गया कि अब मेरे दोनों पंजे बम्पर और कार की बॉडी के दरमियान फंस गए हैं और चंद सेकंड के लिए सही मगर मैं अपने हाथों की गिरफ्त के बगैर भी अपना तवाजुन किसी सर्कस के बाजीगर की तरह कायम रख सकता हूँ, तो मैंने ऊपर उठते हुए हाथ को थोड़ा सा नीचे किया। डिक्की का ढकना नीचे आया तो मैंने झपट कर अपनी उंगलियां नंबर प्लेट पर जमा दी। 3 की नंबर प्लेट थोड़ी सी खम हुई और मेरी उंगलियां उसके पीछे फंस गई। मैंने दूसरा हाथ भी छोड़ दिया जिससे मैंने डिक्की के अंदर का किनारा पकड़ रखा था। डिक्की का ढकना एक धमाके से बंद हुआ और मेरा जिस्म रफ्तार के सबब कुछ यूं पीछे गया कि मेरे बम्पर में फंसे हुए पैरों और नंबर प्लेट को थामने वाले हाथों के दरमियान मेरा जिस्म 7 के अदद की तरह हो गया। ये इत्मीनान बहुत हौसला अफजा था कि मैं झटके से सड़क पर नहीं गिरा, वरना मेरी मौत इंतहाई पूरा अजाब होती। मेरे पैर बम्पर में फंसे रहते और मेरा सर सड़क की संगीन सतह पर 60-70 मील की रफ्तार से रगड़ खाते हुए चंद सेकंड में पाश पाश हो जाता और मेरा जिस्म उन गुलामों की जिस्म की तरह उधड़ जाता जिनको मातूब होने पर रथ के पीछे हाथ बांधकर रथ दौड़ाने का फरमान जारी होता था। इस जानलेवा मरहले से गुजर जाने के बाद मैंने नंबर प्लेट छोड़कर हाथ आगे फैलाए और डिक्की पर सर के बल जा गिरा। आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपना तवाजुन बरकरार रखते हुए दोनों पैरों को बम्पर से निकाला। डिसल्वा ने पलटकर देखा और सूरत हाल का फौरन अंदाजा कर लिया। मुझे डिक्की पर से गिराने के लिए उसने कार की रफ्तार बढ़ा दी और इंतहाई खतरनाक तरीके पर लहरा के चलाने लगा। कार 1 सेकंड में सड़क के एक किनारे पर होती तो दूसरे सेकंड में दूसरे किनारे पर। डिक्की पर पेंट की हुई सतह इतनी चिकनी थी कि मैं वाइपर की तरह फिसलता हुआ कभी एक किनारे पर जा पहुंचता तो कभी दूसरे किनारे पर, और मुझे खुद को नीचे गिरने से बचाने के लिए जिस्म की तमाम तर कुव्वत को मुखालिफ समत में सर्फ करना पड़ता। लेकिन अब मैं विंड स्क्रीन के पीछे था और मुझे सिर्फ 1 सेकंड की मोहलत दरकार थी कि मैं रिवाल्वर का बट मारकर शीशे को चूर चूर कर दूं। उसके पास मास्टर की थी, चुनाचे डिसल्वा मुझे धोखा देने और गाड़ी लेकर फरार होने में कामयाब हुआ था, मगर अब उसे अपनी कामयाबी खाक में मिलती नजर आ रही थी। वो जानता था कि ये नाकामी उसे कितनी महंगी पड़ेगी और उसे अपना अंजाम साफ नजर आने लगा था। वह शिकस्त से बचने के लिए दीवाना वार कोशिश कर रहा था और उसे अपनी जान की परवाह भी ना थी। मौका मिलते ही मैंने दाएं हाथ से रिवाल्वर का भरपूर वार किया और पीछे वाला शीशा रेजा रेजा हो गया। डिसल्वा ने दहशत ज़दा होकर पीछे देखा। शायद उसे यकीन आ चुका था कि अब किसी भी लम्हे रिवाल्वर की गोली उसके सर को पाश पाश कर देगी। इस एक लम्हे में जब खौफ ने उसकी अकल को मफलूज किया और उसे मौत के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा था, वो भूल गया था कि उसके हाथ 70 मील फी घंटा की रफ्तार से दौड़ने वाली कार के स्टीयरिंग व्हील को संभाले हुए है और यह खतरनाक काम मुकम्मल यकसोई और तवज्जो का तालिब है। वो स्टीयरिंग को दाएं बाएं घुमा रहा था। मुझे अंदर दाखिल होते देखकर उसकी निगाह सामने ना रही, लेकिन हाथ किसी इरादे के बगैर हरकत में रहे। कार एक बार फिर लहराई, लेकिन सड़क के दूसरे किनारे तक पहुंचने के बाद मुखालिफ समत में घूमने की गुंजाइश ना रही और डिसल्वा ने यह सब कुछ उस वक्त देखा जब कुछ करना उसके बस की बात ना रही। सेकंड के 100वें या 1000वें हिस्से में मेरी निगाह ने भी देख लिया कि एक तनावर दरख्त कार की रफ्तार से बेनियाज अपनी जड़ों से जमीन को थामे बड़ी मुस्तकिल मिजाजी के साथ खड़ा है। अगर डिसल्वा की नजर सड़क पर होती और उसकी अकल ने साथ दिया होता तो वो अपनी महारत और कोशिश से तसादुम न होने देता। मेरी नजर ने भी दरख्त का सिर्फ साया देखा, फिर एक जबरदस्त धमाका हुआ और मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे सारी कायनात उलट गई हो। आवाजों का एक मकरू शोर उठा जिसमें बोध की हजियानी खंसी का वजूद सबसे अलग था। फिर एकदम सन्नाटा फैल गया, वही पूरा सेब और बेकरार। आंखें खोलते ही मैंने आले में बाला का तस्वुर किया, लेकिन मुझे अपने इर्द गिर्द एक फौलादी शिकस्त सा पिंजरा सा दिखाई दिया। मैं कार की अगली और पिछली सीटों के दरमियान फंसा हुआ था। थोड़ी सी जिद्दोजहद के बाद मैं सर उठा के अपने जिस्म के दीगर आज़ा का जायजा लेने के काबिल हो गया। मारने वाला हाथ डिसल्वा का था, बचाने वाला हाथ डिसल्वा के खुदा और मेरे खुदा का था। मैं झटके से अंदर गया तो कार की अगली सीटों ने शाक का काम किया। आगे पीछे हो जाने वाली सीटों की पुश से टकरा के मैं वहीं रुक गया और पीछे आया तो एक लंबी सीट पर गिरा जिसके कुछ बहुत नरम थे। चुनाचे मैं लुढ़क कर दरमियान में रह गया। मुझे चोटें तो आई, लेकिन मेरे तमाम आज़ाद सलामत थे और मामूली खराशों के सिवा मेरे जिस्म को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। मुझे यकीन था कि धमाके ने इधर उधर के बहुत से रहने वालों को और गश्त करने वाले चौकीदारों को जरूर मुतवज्जो किया होगा। डिसल्वा मर चुका था, इसमें शक की कोई गुंजाइश ना थी। कार का अगला हिस्सा चूर चूर होकर पिचक गया था और डिसल्वा की खून आलूद मसकशुदा और भयानक लाश नायद मुज़िका खेज तरीके पर उसके ढांचे में फंस कर रह गई थी। स्टीयरिंग व्हील टेढ़ा होकर छतरी की तरह उसके ऊपर आया हुआ था और उसका सर गर्दन के टूट जाने से दाईं तरफ की खिड़की से बाहर लटक गया तो एक टांग मुखालिफ समत की खिड़की से बाहर निकल गई थी। उसका सर भी खिड़की से टकरा के ही टूटा होगा। अब उसका वो मगज जो हर तरह के शैतानी ख्यालात की अमाजगाह था
जिसे तमाम मुजरिम मंसूबे जन्म लेते थे और जिसमें उसके नंगे इंसानियत मादी का हर नक्श मौजूद था। उसके नापाक खून के साथ फर्श खाक पर टपक रहा था। उसकी मौत एक दर से इबरत थी, मगर उनके लिए जो बिसारत के साथ साथ बसीरत भी रखते हो, वरना ये इबरतनाक तमाशा तो हर रोज हर जगह होता है और मरने वाले इससे भी कहीं ज्यादा आजाब के साथ मरते हैं। मैंने खुद को घसीट कर पीछे शिकस्ता शीशे से बाहर निकाला। हादसे ने मेरे आसाब को बुरी तरह मुतासर किया था और बच जाने के बावजूद मेरा वजूद दहशत से सुन था। मुझ में इतनी हिम्मत ना थी कि डिसेल्वा की लाश पर दूसरी नजर डाल सकूं, लेकिन उससे भी ज्यादा रूह फरसाख ख्याल शैला की मां का था। पहली चाबियां न जाने कहां गिरी थी, मगर दूसरी उन्होंने इग्निशन स्विच में झूल रही थी। मैंने बड़ी मुश्किल से चाबियां निकाली, लेकिन ऐसा करते हुए मेरा हाथ डिसेल्वा के खून से मिस हुआ। मुझे गर्म इंसानी खून की बहक महसूस हुई जो मेरे जिस्म के खून से मुख्तलिफ ना था। फर्क होता है तो इंसानों में, लहू तो किसी का भी गुनाहगार नहीं होता। मुझे एक चक्कर सा आया और मेरा जी मतलाने लगा। वही सड़क पर गिर कर मैंने क्या की और उल्टा पड़ा लंबी लंबी सांसें लेता रहा। अब इस वीराने में कोई नहीं पहुंचा था, लेकिन कोई राहगीर, गश्ती पुलिस या पहरेदारों में से किसी का आ जाना ऐन मुमकिन था। मतली हो जाने के बाद मेरी तबीयत कुछ बहाल हो गई थी, लेकिन कमजोरी बाकी थी। जिस्म की तमाम कुव्वत मुजतमे करके मैं सीधा खड़ा हो गया और डगमगाते कदमों से डिक्की खोलने बढ़ा। चाबी लगाने से पहले मेरा हाथ बुरी तरह कांप रहा था, फिर कोशिश के बावजूद मैं चाबी ना घुमा सका। एक नामालूम ताकत ने मेरा हाथ थाम लिया। मत खोलो, इस लावारिस औरत के बदफन को मत देखो। इसके मफलूज जिस्म का इस जिंदा में क्या अंजाम हुआ तुम जानते हो कि तसादुम होती इसका इस सखवानी ढांचा फौलादी दीवारों से टकरा के टूट फूट गया होगा। जिस्म से रूह का रिश्ता तो पहले ही जिंदगी के नाम पर एक तोहमत था। अब देखने को क्या है, जंग ठहरी है, कोई खेल नहीं है दिल। दर्द और जंग में कुछ बैल नहीं है दिल। फिर अश्कों से मिट्टी को गीला करने का क्या फायदा। फिर अपने लहू की खाद भरो और अगली रुत की फिक्र करो। जब फिर एक बार उजड़ना है, जब तक तो यही कुछ करना है। मैंने चाबियां वापस इग्निशन स्विच में लगा दी और पीछे से वो पोटली उठा ली जिसमें अब भी 7 रिवाल्वर बंधे हुए थे। 8वें रिवाल्वर को भी बेउसी में ठोंस कर वहां से भाग खड़ा हुआ। अंधेरे में कई जगह बैठ होकर खा के गिरते गिरते बचा, जिसमें में ताकत नहीं थी और जमीर मेरे रास्ते में कांटे बिछा रहा था, लेकिन अकल मुझे घसीट रही थी। खुदगर्जी और कमीनगी पर मबनी अपनी जात के तहफ्फुज की आरजू मुझे उस जगह से दूर धकेल रही थी जहाँ एक बूढ़ी औरत का टूटा फूटा बेजान जिस्म बहुत से सवालों के जवाब मांगता था कि मैं ममता की धरती से सिर्फ उसी को परवान नहीं चढ़ाया था जिसने मेरी कोख से जन्म लिया था। शैला को भी वो सब दिया था जो उसकी माँ देती। फिर मेरे साथ ये सब क्यों हुआ? आलमी अरवा में उसने अपने बेटे से कहा होगा, अदनान क्या ये वही विलायत है जहाँ से तूने मुझे चिट्ठी लिखी थी और पैसे भेजे थे? लोगों ने मुझसे झूठ क्यों बोला था? अगर उस वक्त जब तू एक जवारी के हाथों कत्ल हुआ था मुझे सच बता दिया जाता तो मैं यकीनन मर जाती, मगर क्या वो मौत ज्यादा बाइज्जत और काबिल एहतराम ना होती? उस मौत से बेहतर ना होती? फिर अब मेरा जनाजा कौन उठाएगा? मुझे मट्टी कौन देगा? मेरी कब्र पर फूल चढ़ाने कौन आएगा? मैं अपने ख्यालात के पागल करने वाले हुजूम से पनाह जाता था। बेशक मेरा एक कवि दुश्मन खुद अपनी ही वजह से मारा गया था और जिसे वो मारना चाहता था, यानी मैं, वो सिर्फ इसलिए जिंदा रहा था कि अभी उसकी जिंदगी के दिन पूरे नहीं हुए थे। मगर सिर्फ मेरी वजह से शैला की माँ भी मर गई। मेरी खातिर जान देने वालों में एक और बेगुनाह का इजाफा हो गया था और इन सब की जान का कर्ज बढ़ता जा रहा था। इस कर्ज को चुकाने के लिए मुझे ना जाने कितनी फुर्सत से जिंदगी दरकार थी। किसी आए हुए सयाह दीदा की तरह मैं सायों की पनाह लिए भागता रहा। मैं जल्द से जल्द रिजवी साहब की कोठी पहुंचकर देखना चाहता था कि फौजी और अंकल शेरवानी को बाहिफाजत पहुंचा दिया गया है या वो भी महज मेरा एतमाद हासिल करने के लिए एक दाम फरेब था। कहीं मुझे मुतमईन करने के लिए इनको वहां से रुखसत कर दिया गया हो और किसी दूसरे जिंदा में कैद कर दिया गया हो। सुबह होने में अब ज्यादा देर ना थी और अगर फौजिया अपने वालिद के हमरा रिजवी साहब के पास पहुंची होगी तो अब तक SSP रजामन रिजवी अपनी अकल और जहाने से काम लेकर बहुत कुछ पूछ चुके होंगे और समझ चुके होंगे। अपनी आतिश गज़ब व कैर को उन्होंने भड़कने से पहले ही फरोग कर दिया होगा और अब वो अपने तमाम कानूनी इख्तियारात से काम लेकर मुझे बचाने के साथ साथ मुजरिमों को गिरफ्त में लेने की फिक्र भी कर रहे होंगे। इस तरह के सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। बेशक ये इंतहाई इश्तियाल अंगेज कार्रवाई थी, मगर रिजवी साहब का सबसे नुमाया वस्फ जो शायद उनकी हर कामयाबी का दामन था, हंगामी हालात में अकल पर जज्बात को हावी ना होने देने की काबिल रिश्क सलाहियत थी। मैं चाहता था कि उनके कोई अमली कदम उठाने से पहले खुद भी घर पहुंच जाऊं। कुछ बातें मोहसिन पहले ही बता चुका होगा या उसने अपने वालिदैन के साथ पेश आने वाले वाकयात सुनकर बता दी होंगी। चुनाचे राबिया और शैला से भी कुछ पोशीदा ना रहा होगा। अंकल शेरवानी ने भी उन वाकयात का जिक्र कर दिया होगा जो उनके साथ पेश आए। अब मुझे ये बताना था कि बाद में क्या हुआ। मैं इसी अधेड़ बुन में था कि कितने फीसद हकायक को हज़फ करूं। मसलन मैं रिजवी साहब को अपने एडवेंचर के मुतालिक सिर्फ ये बताना चाहता था कि बैल लाड़ भीड़ के निकल आया। ये नहीं बताना चाहता था कि मैंने किस तरह डिसेल्वा का मुकाबला किया।
डिसल्वा के हादसे में मरने और शैला की मां के बारे में कुछ बताने का नतीजा ये निकलता कि मैं एक और ज़ाब्ते की कार्रवाई में मुलव्वस हो जाता। सूरत हाल ऐसी थी कि मेरे लिए बहुत सी उलझनों का इजाफा हो जाता। अभी ताज़ा तरीन इल्ज़ाम ये था कि मैंने चौधरी दिलावर को अगवा किया और डिसल्वा की कार चुराई, फिर डिसल्वा को ले गया और दिलावर को ख़त्म करके इल्ज़ाम डिसल्वा पर आयद करने का प्लान बनाया। उसके फौरन बाद अगर मैं ये कहता कि मैंने तो सिर्फ ये कोशिश की कि डिसल्वा मुझे और शैला की मां को वापस ना ले जा सके, हादसा खुद डिसल्वा की बदहवासी का शाखसाना था, तो ये बात सख्त मशकूक समझी जाती। दोस्त और दुश्मन, अपने और पराए, सब ये सोचने में हक बजानिब होते कि फौजिया के अगवा की वारदात ने मुझे पागल कर दिया होगा। मैं शैला की मां को बचाना चाहता था, लेकिन मैंने देखा कि मुजरिम उस लड़की को उठा लाए हैं जिससे मेरी पुरानी जज्बाती वाबस्तगी थी, और उसके बाप को पकड़ लाए तो मैं गुस्से में अपनी जान पर खेलकर वहां से निकल आया और डिसल्वा को कत्ल करके यहाँ बेहोश करके उसकी गाड़ी को दरख्त से टकरा दिया कि यह हादसा नजर आए। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। गाड़ी स्टार्ट करके और गियर में डाल के दरवाजे में से छलांग लगा दी जाए और छलांग लगाने से पहले एक्सीलरेटर को दबाने के लिए पत्थर भी रख दिया जाए तो गाड़ी किसी बेहोश आदमी को लेकर दौड़ती हुई तेज हो जाएगी और कहीं ना कहीं किसी खंबे, दरख्त या दीवार से टकरा जाएगी। बेहोश आदमी की मौत इस तदादुम के बाद हादसे का नतीजा ही समझी जाएगी। मेरे खामोश रहने से पुलिस के लिए भी कोई मसला पैदा नहीं होता। वो फर्ज कर लेते कि डिसल्वा जब शैला की मां को अगवा करके ले जा रहा था तो ब्रेक फेल हो जाने के बायस या किसी और वजह से कार बेकाबू हो गई और दरख्त से टकरा गई। टूटी फूटी कार के ढांचे को देखकर तो स्कॉटलैंड यार्ड के माहिरीन भी नहीं बता सकते थे कि ब्रेक लाइन कहां से टूटी थी। चश्मे बदूर हमारी बेहद ज़हीन और मुस्तैद पुलिस ऐसे केस फौरन फाइल कर देती है इसमें मुतवफ़ी कुछ ना बता सके, चश्मदीद गवाह कोई ना हो और मशकूक मुल्ज़िम भी कोई ना हो जिससे तफ्तीश की जा सके। चुनाचे जो हक़ाइक़ उन्होंने रिपोर्ट में लिख दिए वही फाइनल केस दाखिले दफ्तर, बसूरत दीगर उनको मुझसे बहुत कुछ पूछना पड़ता, चौधरी दिलावर एंड कंपनी को भी बुलाना पड़ता, बयानात लेने पड़ते, मेरे बताए हुए रास्तों पर खवार होना पड़ता और ये मुश्तहर करने पड़ते और अंकल शेरवानी, फौजिया और रिजवी साहब के अलावा शैला से, मोहसिन से और ना जाने कितने लोगों से मालूम करना पड़ता कि ये सब कैसे हुआ और क्यों हुआ। ज़ाब्ते की कार्रवाई टाली नहीं जा सकती थी। पुलिस वाले फंस जाते। एक तरफ वो बड़े बदमाश थे जो उन्हें इसी बात का वजीफा देते हैं कि उनके मामला दबाए जाएं या उनके हरीफों को दबाया जाए। दूसरी तरफ एक एसएसपी और एक डिप्टी सेक्रेटरी, गोया आगे कुआं पीछे खंदक। मैं जल्द से जल्द घर पहुंच के किसी चक्कर को शुरू होने से पहले ही खत्म करने का आरज़ूमंद था। मैं ये भी नहीं चाहता था कि घर पहुंचूं तो एक असला खाना मेरे पास हो और इनमें वो रिवाल्वर भी हों जिनके नंबर से लाइसेंस का और मालिक का नामो निशान मालूम किया जा सके। दूसरी तरफ मैं ये असला नहर में गर्क नहीं करना चाहता था। ये रिवाल्वर बहुत बड़ी ताकत बनने का जरिया थे। पाकिस्तान में एक रिवाल्वर हासिल करना भी जुए शेर लाने से कम नहीं था। अगर दरअसल देसी साख्त का रिवाल्वर और स्मगल करके लाया जाए तो उसमें भी पकड़े जाने या निकल आने के इम्कानात 50-50 रहते हैं। बिलाशुबा वो देसी रिवाल्वर बायरीने फन के तजर्बे का शायकार होते हैं और इंग्लिश रिवाल्वर से किसी तरह क्वालिटी में कम नहीं होते, मगर उन्हें लाहौर तक पहुंचाना भी उतना ही दुश्वार और पुरखतर होता है जितना तैरना सीखे बगैर दरिया पार करने की कोशिश करना। इसके अलावा मैंने ये भी सुना था कि वक्त के तकादों ने इस कारोबार में भी ईमानदारी को गैर जरूरी बना दिया है। जो लोग दर्रे का रिवाल्वर फराम करते हैं वही पुलिस को मुखबरी भी कर देते हैं। फिर थोड़ा फायदा होता है। रिवाल्वर स्मगल करने की कोशिश करने वाला पकड़ा जाता है तो हस्बे तौफीक 100 प्याज और 100 जूते खाने या 100 के नोट और रिवाल्वर देकर जान छुड़ाता है। रिवाल्वर वापस उसी के पास पहुंच जाता है जिसने फराहम किया था और पुलिस आधी कीमत पर माल पहुंचाने के बदले वसूल करती है। वही रिवाल्वर फिर फरोख्त होता है और ये सिलसिला यूं ही चलता रहता है। इन सब बातों को ज़हन में रखते हुए मैंने ये रिवाल्वर अपने पास रखने का फैसला किया। इसका एक फायदा ये भी था कि किसी जगह जरूरत पड़ने पर हम अपनी जान बचाने के लिए किसी को मार के निकल आने पर मजबूर हो जाते तो आला कत्ल वहीं छोड़ आते। तफ्तीश होती तो पुलिस उसके मालिक का सुराग लगाती, हमारा नहीं। हमारे हरीफ वो बदनाम मुजरिम थे जो अय्यारी, मक्कारी, झूठ और फरेब और दगाबाजी, बदमाशी के तमाम खरबे बेदरीग इस्तेमाल करते थे। अपनी ताकत में खुद को फिरौन की तरह नाउज़ बिल्लाह खुदा से कम नहीं जानते थे और अपनी दौलत की बालादस्ती के गुरूर में सारी खुदाई को काबिल खरीद समझते थे। हम अब तक उन पर अच्छी तरह वादे कर चुके थे कि लोहे को लोहा ही काटता है और अगर वो शेर है तो हम भी सवा शेर हैं। अगर हमने उनका गुरूर नहीं तोड़ा था तो इतना जरूर किया था कि उन्हें अपने बराबर का शिकारी होने का यकीन जरूर दिला दिया था। पहले वो खुद को बब्बर शेर समझते थे तो हमें चूहे से ज्यादा अहमियत नहीं देते थे। यह जरूरी था कि उन पर नफ्सियाती दबाव बरकरार रखा जाए और यह एहसास भी खत्म ना हो कि हम उनसे जरा भी खौफजदा नहीं है और ईंट का जवाब पत्थर से देने की सलाहियत में कोई कमी नहीं आई है।
यह जरूरी नहीं था कि हम रिवॉल्वर से किसी की जान लें। सबसे पहले तो ये हमारे अपने दिफा का मुअस्सर जरिया थे, फिर ये कि हालात से फायदा उठाने में मददगार साबित हो सकते थे। जैसे दुश्मन ने महज हालात की शहादत से मुझे कातिल बना दिया था, ऐसे ही मौका मिलने पर मैं भी ये कर सकता था, दिलावर या सराज के अपने रिवॉल्वर को किसी जगह बतौर सबूत छोड़ दूं और फिर ऐसे हालात पैदा कर दूं कि कानून सिर्फ उन्हें गिरफ्त में ले। सरेदस मसला ये था कि मैं ये असले का जखीरा कहाँ छुपाऊं जहाँ से बवक्ते जरूरत इनका उसूल भी आसान हो। रिजवी साहब के घर के पास पहुंचकर यह मसला हल हो गया। मुझे उस जगह का ख्याल आया जहाँ मैंने एक रेडियो ट्रांसमीटर दफन किया था। ये जगह इस क्वार्टर के अकब में थी जहाँ पहले हमारे साथ के 2 कमरे में एक कांस्टेबल मुकीम था। हमने उसे थानेदार बनवाने के चक्कर में डाल के अपने जूते तक साफ कराए थे और बिलाखिर घर से बेदखल करा दिया। उसकी जगह शैला की माँ ने ली थी, मगर उसका क़याम कितना मुख्तसर था। एक बार फिर चश्मे तसव्वुर ने मेरे वो कार का ढांचा देखा जिसमें 2 इंसानी ढांचे आखिरी शब्द उस इंतजार में थे कि सुबह हो तो उजाला दुनिया को इनके अंजाम की खबर दे। अभी ना सही चंद घंटों में शैला को भी मालूम हो जाएगा कि वो जन्म देने वाली माँ के बाद मामता देने वाली माँ से भी महरूम हो चुकी है। अदनान ओबाश किस्म का आदमी था जिसे शैला की जज्बाती वाबस्तगी सजी रही, मगर जिस सूरत ने उसे परवरिश किया, उसे जिंदा रखने के लिए भरपूर जिद्दोजहद की, अज़्म हौसला दिया और जमाने की कड़ी धूप से बचाए रखने के लिए मोहब्बत और शफकत का ठंडा साया दिया। उसकी ये अलमनाक मौत एक ऐसा जज्बाती सानिया होगी जिसकी शिद्दत उसे लहू रुलाएगी और जिसकी कसक बरसों बाकी रहेगी। बेशक वक्त ही सबसे बड़ा चारागार है जो दर्द के हर जख्म का दरमाम बन जाता है, मगर वक्त तो गुजरते गुजरते ही गुजरता है। यह आदमी के इख्तियार में नहीं कि वह एहसास वक्त की रफ्तार से आगे ले जाए और सालों के जख्म लम्हों में मंदिमल हो जाए। रिजवी साहब के घर का हर कमरा रोशन था, जिससे साफ जाहिर था कि दुरूने खाना हंगामा बरपा है और इस नागहानी उफ्ताद से पैदा होने वाली सूरत हाल से निमटने के लिए अमली इक़दामात पर जेरे ख्याल है। इस हंगामी इजलास में शैला भी यकीनन शरीक होगी। मेरे साथ वाली कोठी में दाखिल होकर सोचा और साया दीवार में चोरों की तरह चलने लगा, लेकिन उन्होंने लज्जत ख्वाब शहर में खोए हुए थे। मुझे उनकी खुशबख्ती पर रश्क आया जिनके दिन गमे जहां के लिए और कारोबार हयात की जिद्दोजहद के लिए वक्फ थे, मगर रात सिर्फ रातें जिस्म जान के लिए थी। नींद उनकी है और ख्वाब उनके हैं, रातें उनकी हैं जिनके ख्यालात पर खौफ की यरगार नहीं, जिनकी हर रात एक फसील है जो उन्हें फिक्रमंदी से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है, दिन भर की थकन के बाद आसूदगी के लिए फुर्सत फराहम करती है कि वो सुबह उठें तो जिंदगी के एक नए पुर उम्मीद और पुर मुसर्रत दिन के आगाज के लिए उनके पास तवानाई और ज़हनी यकसोई का नया ज़ख़ीरा हो। दीवार के आखिरी गोशे तक पहुंचकर मैं रिजवी साहब के घर में सर्वेंट क्वार्टर के पीछे कूद गया। क्वार्टर के पीछे अंधेरा था, मगर 2 कमरों की बंद खिड़कियों के शीशे से अंदर की रोशनी बाहर भी पहुंच रही थी। इस उजाले में मेरे लिए वो जगह तलाश करना आसान हो गया जहाँ मैं रिवॉल्वर दफन करना चाहता था। वो जमीन अभी ज्यादा सख्त नहीं हुई थी, मगर सिर्फ हाथों की मदद से 1 फुट गहरा गड्ढा बनाना बहरहाल आसान नहीं था। कुछ सोचकर मैंने खिड़की के एक शीशे में से अंदर झांका। मैं बराह रास्त रोशनी की जद में नहीं था, चुनाचे मेरा साया शीशे पर नहीं आ सकता था। ये शैला के कमरे की खिड़की थी, इसका पलंग खाली था और ऊपर से 100 वाट का बल्ब रोशन था। न जाने क्यों मैंने दूसरे कमरे के अंदर भी देखा। चंद सेकंड तक मैं उस पलंग को घूरता रहा जो अब किसी खाली कब्र की तरह दिखाई देता था। ऊपर चलने वाला 40 वाट का बल्ब अपनी जर्द उदास रोशनी से कमरे की वीरानी के तासर को गहरा कर रहा था और उसके माहौल को पूरा से बना रहा था। मैं घूमकर सामने वाले हिस्से की तरफ गया और खुले दरवाजे से घर में दाखिल हो गया। ये वही घर था जहाँ मैं रहता था, मगर इस वक्त मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मैं किसी मकबरे में कदम रख रहा हूँ या इस कमरे में तनहा खड़ा हूँ जहाँ से अभी अभी कोई मैयत उठाई गई है। इस घर की दीवारें तक मेरे लिए अजनबी हो गई थी और मुझे यूं घूर रही थी जैसे ज़बानें खामोशी से पूछ रही हूँ, क्या आगे सूरमा? बड़े दावे और तमतराक से गए थे, फिर अब तुम्हारे हाथ खाली और तुम्हारा चेहरा एहसास शिकस्त की तस्वीर और तुम्हारा दिल वैरान क्यों है? मैंने इधर उधर देखा और फिर बावर्ची खाने में से एक छुरी लेकर निकल आया। जमीन के सीने में ये खंजर पूरी कुव्वत से उतार के पर एक बहुत बड़ा घाव पैदा कर दिया, लेकिन ये घाव भी मुझ पर खंदाए जन रहा। ये दुश्मन का सीना नहीं, मट्टी है जो जिंदगी को नमूना देती है और अपने जैसा भी कर देती है। वो गड्ढा और उसके करीब लगे हुए मट्टी के ढेर को देखकर मुझे अपने बाप की खाली कब्र याद आई। जमीन भाई यकवक्त कितनी मेहरबान और कितनी बेरहम है। आदमी को जीने के लिए क्या कुछ नहीं देती, रोटी, बहते दरियाओं और गुनगुनाते चश्मों का ठंडा मीठा पानी, सोना चांदी, तेल जो मशीनों को मुतहर्रक रखता है और फिर सब कुछ ले लेती है। आदमी का गोश्त, पोस्ट और हड्डियां सब निगल जाती है। कितने वजीर खान हैं जिनके बेनिशान मदफनों की खबर नहीं देती और उनके लिए बेगुनाह लव का सुराग नहीं देती। जलजलों से और सैलाबों से बस्तियां फना कर देती है, तहजीबों को मिटा देती है, बेकरार समंदरों और सहराओं में एटमी धमाकों के लिए गुंजाइश निकालती है।
मगर रुए जमीन पर फूलों के रंग और खुशबू का जादू भी जगाती है। रिवाल्वरों को बाहिफाजत काबिल इस्तेमाल रखने के लिए मुझे पॉलीथीन या सेलोफिन जैसी चीज की तलाश में फिर अंदर जाना पड़ा। कूड़े के ढेर में से जो शैला ने झाड़ू देकर एक गोशे में कर दिया था, मुझे डबल रोटी के खाली बैग मिले। मैंने उनको झाड़ा और एक एक थैली में 2-2 रिवाल्वर अच्छी तरह लपेट कर गड़े में ऊपर तले रख दिए। जमीन बराबर करने में मुझे 5 मिनट भी नहीं लगे। मट्टी को पैरों से दबाकर बैरल्स के ऊपर खुश्क पत्ते और घास फूस बखेरा और उस जगह को बिल्कुल ऐसा कर दिया जैसे आसपास का इलाका था। मुझे अंदाजा था कि कानूनी कार्रवाई हो ना हो, रिजवी साहब सर्वेंट क्वार्टर के पीछे भी तफ्तीश के लिए जरूर आएंगे। वो मेरे नक्शे कदम भी देखेंगे और वो जगह भी जहां से मैं कूदा था। गनीमत ये था कि मैंने बाटा के 8 नंबर लेदर सोल के जूते पहन रखे थे जो नीचे से बिल्कुल चिकने थे। अगर सोल पर कोई प्रिंट होता तो मैं पकड़ा जाता और रिजवी साहब मुझसे पूछगछ जरूर करते, लेकिन अब जो निशानात बने से उनसे कुछ मालूम नहीं हो सकता था। शहर में हजारों अफराद इसी साइज के ऐसे ही जूते पहनते फिर रहे थे। इसके अलावा मुझे अंकल शेरवानी और फौजिया के बयानात का तहफ़्फ़ुज़ भी हासिल था, जिसके मुताबिक मैं हनूज दुश्मन की कैद में था। रिजवी साहब का जहन मेरी तरफ जा ही नहीं सकता था। हिफ्ज़े मातकद्दम के तौर पर मैंने बराह रास्त अंदर जाने से गुरेज किया और लौट कर उस रास्ते पर भी नहीं गया जिससे अंदर आया था। मैंने मुखालिफ समत का रुख किया और दूसरी तरफ वाली कोठी को जुदा करने वाली दीवार उबूर कर गया। अब अगर नुकूशे कदम देखे जाते तब भी ये नतीजा खज किया जाता कि मुलजिम एक तरफ से आए और दूसरी तरफ से निकल गए। दूसरी तरफ कद्दे आदम घनी झाड़ियों की बाढ़ थी जो मेन गेट तक चली गई थी, लेकिन खुश्क हो रही थी। उसमें से गुजरते हुए मेरे हाथों पर और चेहरे पर खराशें आईं और मेरे कपड़े फटे, लेकिन मैंने परवाह नहीं की। ये जाहिरी हालत मेरे बयान की सदाकत का मुंह बोलता सबूत होगी। वो कमीज जिसमें रिवाल्वर बंधे हुए थे अब भी मेरे पास थी। उसे मैंने सड़क पर आते ही फेंक दिया। मुझे यकीन था कि कुछ देर में दिन निकलने से पहले सड़क पर लोगों की आमदोरफ्त शुरू होगी तो पहला जरूरतमंद इस बेशकीमत कमीज को फौरन उठा लेगा और सबकी नजरें बचाकर बगल में दबा के फौरन रफू चक्कर हो जाएगा। मैंने बड़ी ड्रामाई एंट्री थी। मैं आहिस्ता से दरवाजा धकेल कर भी अंदर जा सकता था, मगर मैंने बाहर ही से चिल्लाना शुरू किया, अंकल शेरवानी, अंकल रिजवी, मोहसिन। और फिर इससे पहले कि वो सब बाहर लपकते मैं धड़ाम से दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। मेरा तसादुम राबिया से हुआ जो शायद सबसे पहले भागी थी। वो नीचे गिरी और रिजवी साहब ने उसे संभाल लिया। मैं बहुत जोर जोर से सांस ले रहा था, जैसे सारा फासला मैंने दौड़कर तय किया हो। आप और फौजिया, मैंने हांफते हुए कहा और दीवार थाम दी। मैंने देख लिया था कि कमरे में सब लोग मौजूद हैं। राबिया और फौजिया की आंखों में आंसू थे और उनके चेहरे गमों, अंधों और खौफ से निढाल है। अंकल शेरवानी की हालत भी ऐसी ही थी जैसे उन पर दिल का दौरा पड़ा है। सिर्फ मोहसिन और अंकल रिजवी पुरसुकून थे, मगर फिक्रमंदी के आसार उनकी सूरत पर भी आया थे। खुदा का शुक्र है कि तुम आ गए, अंकल शेरवानी ने हाथ उठा के कहा। हमें तो वो बदमाश खुद ही छोड़ गए थे। तुम ठीक तो हो ना सिकंदर? फौजिया और राबिया ने एक साथ कहा। दोनों के अल्फाज एक थे, अल्फाज के जज्बे एक थे, लहजा एक था और लहजे में तशवीश के साथ इत्मीनान का एहसास एक था। उन दोनों को बैक वक्त अपने अपने दिल की बेताबी का और अपने जज्बात पर अपने इख्तियार के दावने का एहसास हुआ, मगर इसमें रकाबत की खलिश नहीं, सिर्फ खुलूस और अपनाइयत का अंदाज था। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने उन दोनों को खिफत से बचाने के लिए उनकी तरफ देखे बगैर कहा और कुर्सी पर गिर गया। शैला कहाँ है? वो दूसरे कमरे में सो रही है, अंकल रिजवी ने मताने से कहा। तुम्हारी आंटी ने उसके होश में आने से पहले डॉक्टर को तलब कर लिया था, वो अब सो रही हैं। उन्होंने राबिया और फौजिया को इशारा किया, तुम लोग जाओ, कुछ चाय वगैरह बना लाओ। मेरी अम्मी का क्या बना सिकंदर भाई? शैला ने अचानक दरवाजे में नमूदार होकर कहा। आप उनको लेने गए थे? एक लम्हे के लिए सबको सांप सूंघ गया। गालिबन मेरी आवाज ने शैला के लाशऊर को भी झुंझोड़ दिया था और उसे कोई ख्वाब आवर दवा दी गई थी तो उसका असर जायल हो गया था, मगर वो अब भी दरवाजे में यूं खड़ी थी कि लगता था सो रही है। उसकी आंखें अपने सामने दीवार पर मुर्तकिज थी, जहाँ खिड़की के शीशों से सुबह की सफेदी झलकने लगी थी। वो बिल्कुल ठीक है, मैंने मुस्कुरा के कहा। खुदा का शुक्र है मैं वक्त पर पहुंच गया। आप उन्हें लेकर क्यों नहीं आए? शैला ने पलक झपकाए बगैर सपाट लहजे में कहा। उनकी हालत ऐसी नहीं थी कि मैं उनको यहाँ लाता। मैंने उसी बेसाख्तगी से कहा। मैं उन्हें हॉस्पिटल ले गया था जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें दाखिल कर लिया है। 1-2 दिन में घर लौट आएंगी शाम को। आप झूठ बोल रहे हैं सिकंदर भाई, शैला ने मेरी बात काट कर कहा। ये शक तुम्हें कैसे हुआ बेवकूफ? मैंने उसके वार से संभल के कहा। इसलिए कि आपने अदनान के बारे में इसी एतमाद के साथ उनसे झूठ बोला था, शैला ने कहा। वो उनकी बात और थी, मैंने उसी की मंतिक से बौखला के कहा। तुम तो माशाअल्लाह समझदार हो, इसलिए तो पूछ रही हूँ कि मुझसे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? राबिया रिजवी साहब ने सख्त लहजे में कहा। यह फजूल बहस का वक्त नहीं है, इसे अंदर ले जाओ और दवा दे दो। कौन सी दवा? शैला ने राबिया से बाजू छुड़ा लिया। झूठ को सच बनाने की दवा? हकाइक से बेखबर रखने के लिए आंखें बंद कर देने वाली गोली? नहीं अंकल, मैं भी आप सब में शामिल हूँ। मुझे भी यह हक हासिल है कि जो आप सब जानते हैं वो मुझे भी मालूम हो।
मुझे सुला सुला कर आप कब तक हकीकत को छुपाएंगे? देखो शैला, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मोहसिन और राबिया ने उसे समझाने की कोशिश की। मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। वो उनके बीच में से निकलकर कमरे के वश में आ गई। आप सब लोग खौफजदा ना हो। मैं वादा करती हूँ कि बुरी से बुरी खबर सुन के मैं चीख नहीं मारूंगी, बेहोश होकर नहीं गिरूंगी, पागल होकर कपड़े नहीं फाड़ूंगी। और बुरी से बुरी खबर क्या हो सकती है? यही ना कि जो उन्हें उठा के ले गए थे उन बेजमीरों ने उन्हें मार दिया। वो पहले ही जिंदा कहाँ थी कि कोई उनको मार के जुर्मी कहलाए? या मुझे सदमा हो कि वो क्यों मर गई? उन्हें तो बहुत पहले मर जाना चाहिए था। हाल राइट। अंकल रिजवी ने उसके कंधे पर हाथ रख के शफकत से धमकी दी। बैठ जाओ, अभी खुद हमें भी कुछ मालूम नहीं। सिकंदर ने अभी कुछ नहीं बताया। उन्होंने शैला को एक कुर्सी पर शेरवानी साहब के साथ बिठा दिया। सिकंदर भाई, कह दीजिए कि आपने मुझसे झूठ बोला था, वो मर चुकी हैं। शैला ने उसी सुकून से कहा। उसकी तरफ देखे बगैर बैने आहिस्ता से इकरार में सारी लाया और फिर जरा सी देर के लिए उस कमरे में मौजूद तमाम अफराद सिर्फ पत्थर के बुत बने रह गए, जिनकी साकत नजरें मुझ पर मुर्तकिज थी। मैंने कहा था कि चाय लाओ, रिजवी साहब ने बैठते हुए कहा। शैला को और सिकंदर को ब्लैक काफी दो स्ट्रांग। तुम अंदर जाके हाथ मुंह धो लो। वो मुझसे मुखातिब होकर बोले, और कपड़े बदल के आओ। 5-10 मिनट की ताखीर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जरूरी है कि हम सब बात करने और समझने के काबिल हो जाएं। ठीक 10 मिनट बाद बदले हुए हुलिये में मैं वापस पहुंचा तो कमरे में अंकल शेरवानी और रिजवी के अलावा शैला भी बिल्कुल अपनी अपनी जगह पर उसी तरह खामोश बैठे हुए थे। शैला का चेहरा बदसूर सपाट था। शेरवानी साहब इसरार में पहलू बदल रहे थे और सिर्फ रिजवी साहब थे जो पुरसुकून नजर आ रहे थे। वो सिगरेट के कश लेकर कुछ सोचने में महव थे। शेरवानी साहब से मुझे कोई खास बात मालूम नहीं हो सकी। रिजवी साहब ने अचानक सिगरेट को खिड़की से बाहर उछाल के कहा, इन्होंने किसी की सूरत नहीं देखी सिवाय उसके जो पुलिस की वर्दी में मेरा ड्राइवर बन के पहुंचा था। मैंने तो उसकी सूरत पर भी गौर नहीं किया। शेरवानी साहब ने खिफत से कहा, वर्दी में सब एक जैसे लगते हैं, बस इतना याद है कि वो दुबला पतला और दरमियाने कद का आदमी था। आपने उनमें से किसी को नहीं देखा? मैंने ताज्जुब से कहा। दिलावर, डिसल्वा और दूसरे लोगों को? वो खबीस ड्राइवर वो मुझे सीधा उस कमरे में ले गया था। वहां 2 आदमी और भी थे मगर उन्होंने मुंह पर नकाब डाल रखे थे। ड्राइवर ने रिवाल्वर निकाल लिया। एक ने फौजियों को बांध दिया और दूसरे ने मुझे। वापसी में तो आपने गौर किया होगा। मैंने कहा, क्या तुमने देखा नहीं था? उन्होंने हमारी आंखों पर टेप चिपका दिए थे। शेरवानी साहब ने कहा, ओह, दरअसल आप लोग जब मेरे सामने से गुजरे तो मैंने सिर्फ आपकी पुश्त देखी थी। मैंने कहा, एक ने कहा था कि खामोशी से निकल चलो। हल्क से आवाज भी निकाली तो वो मारा जाएगा। शेरवानी साहब ने कहा, उसने गाली देकर तुम्हारा नाम लिया था। दूसरे ने कहा कि खतरा मोल मत लो, उनको ठंडा करके चलो। गालिबन उसकी मुराद बेहोश करने से थी, लेकिन मैंने कहा कि मैं वादा करता हूँ खामोश रहूंगा और फौजिया भी खामोश रहेगी, लेकिन तुम भी खुदा को हाजिर नाजर जान के वादा करो कि बाद में सिकंदर को कुछ नहीं होगा। आप बहुत सादा लू हैं अंकल। मैंने कहा, वो आपकी बात पर जरूर हंसे होंगे। हाँ, खबीज हंसने लगे मगर इतना जरूर हुआ कि वो हमें ऐसे ही निकाल लाए बगैर नाक आउट किए। शेरवानी साहब ने कहा, आपने उनसे पूछा नहीं कि अब कहाँ ले जा रहे हो और यह अचानक इरादा कैसे बदल गया? मैंने कहा, पूछा था। एक बदमाश कहने लगा, टर बंद करो। शेरवानी साहब ने कहा, हमको बास का हुक्म है कि तुम्हें SSP के घर छोड़ आए। हमारा इरादा बदल गया तो ऊपर पहुंचा देंगे, अल्लाह मियाँ के घर। अंकल, आप तो पहले भी लाहौर आ चुके थे। मैंने कहा, जब ड्राइवर ने रास्ता बदला तो आपने नोट नहीं किया? भाई, पहले तो वो सीधे रास्ते पर चलता गया रेलवे स्टेशन से गड़ी शाहू की तरफ। शेरवानी साहब ने कहा। फिर मैं और फौजिया बातें करने लगे। मोहसिन की तरफ से हमें तशवीश तो थी और बीमारी से ज्यादा मुझे इस बात की फिक्र थी कि कहीं वो किसी मुश्किल में गिरफ्तार ना हो। यहाँ तुम्हारे हालात ही ऐसे हैं। बस इसी में चंद मिनट गुजर गए। फिर जब मैंने देखा तो कार एक खासी वैरान सड़क पर से गुजर रही थी। शालीमार बाग वाली सड़क थी गालिबन। मैंने ड्राइवर से कहा कि ये किधर जा रहे हो? तो उसने रिवाल्वर निकाल दिया और बोला, टर मत करो। गाड़ी के शीशे अंदर से नहीं खोले जा सकते थे। ये एहसास भी हमें बहुत बाद में हुआ। हम तो समझे थे कि एयर कंडीशन गाड़ी है इसलिए शीशे बंद है। वैसे भी कार की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि हम छलांग मारते तो खुदकशी के मुतरादिफ होता। वो अंकल और फौजिया को उसी कोठी में ले गए थे जो नवाब खसरू जमशेद ने राबिया को फरोख्त की थी। मैंने रिजवी साहब को मुतला किया और वहाँ उनकी पूरी कंपनी मौजूद थी। राबिया और फौजिया चाय लेकर अंदर आई और खामोशी से बैठ गई। पूरी कंपनी से कुछ पता नहीं चलता, तुम सबको पहचानते हो? रिजवी साहब ने कहा, जी एक तो वही था उनका सरगुना। मैंने कहा, बल्कि हकीकत यह है कि सरगुना वो नहीं और इसका इंकशाफ भी आज ही हुआ है। अब तक मैं समझता था कि सारे गिरोह की कमान चौधरी दिलावर के हाथ में है। फिर मुंदरी वाला था जिसने मेरे यकीन के मुताबिक मेरी शराफत अली को कत्ल किया था। वो शख्स था जो खुद को नवाब खसरू जमशेद कहता है और उसका नक्शे सानी शोफर। यह पता चलाना बहुत मुश्किल है कि उनमें क्या फर्क है। वान डिसल्वा था जो बिल्कुल खामोश था। 2 अफराद और भी थे जिनको मैंने पहले नहीं देखा। मुंदरी वाले और उन दोनों अफराद ने मुंह पर स्याही मल रखी थी और एक जैसे कपड़े पहन रखे थे।
मीर शराफत अली का कातिल तो मुंदरियों की वजह से पहचाना गया, बाकी दो में से एक शायद वो ड्राइवर होगा जो अंकल शेरवानी को स्टेशन से लेकर आया था। उन तीनों की हैसियत हुक्म के गुलाम की सी थी, गोया 7 आदमी थे। रिजवी साहब ने गौर करके कहा, और हेड तुम्हारे ख्याल में कौन था? मैंने कदरे तामिल के साथ कहा, आपको सुनकर हैरानी भी होगी और अफसोस भी होगा। हेड कोई बदमाश नहीं, एक पुलिस ऑफिसर है। राबिया ने सबको चाय की प्याली थमाई। डीएसपी? रिजवी साहब ने चौंक कर मुझे देखा। क्या नाम है उसका और तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि वो पुलिस ऑफिसर है? फौजिया ने मुझे एक मग में ब्लैक कॉफी बना के दी और दूसरा मग शैला को पिलाने लगी। उसका नाम सिराज है। मैंने कहा, सिराजुद्दीन या सिराजुल दौला, मैं ये नहीं जानता। वहाँ जो लोग मौजूद थे वो उसे सिराज ही कह रहे थे और उसके सामने बहुत बामुलाइजा होशियार नजर आते थे। तमाम बातें खुद सिराज ने की थी और वही सबको हुक्म दे रहा था। उसके एतवार में भी एक शाना, वकार, दबदबा और तमकनत का अंदाज था जो मुमकिन है अदाकारी हो, मगर उन्होंने मुझ पर वादे कर दिया कि वो पुलिस ऑफिसर है। सिराज? रिजवी साहब ने सोचते हुए कहा, क्या वो वर्दी में था? नहीं, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि सिराज वाकई पुलिस ऑफिसर होगा। मैंने कहा, मुझे एक बात याद है, जिस रात मुझे चंद घंटे हवालात में गुजारने पड़े थे तो मुंदरी वाला वहां आया था और एसएचओ मीर मोहम्मद से मिलकर निकल गया था, लेकिन मैंने उसे देखकर पहचान लिया क्योंकि लंदन से वापसी पर वही मुझे टैक्सी में चिरागदीन की कोठी तक लाया था। वही कत्ल की शब मीर शराफत अली की कोठी से बाहर मुझे दोबारा मिला। मगर ये बात की बात है, जब मैं कत्ल के इल्जाम में हवालात में बंद था तो मुझे उसकी एक झलक दिखाई दी थी और मैंने बहुत चीखो पुकार मचाई थी कि उसे पकड़ो, लेकिन मीर मोहम्मद ने पहले तो साफ इनकार कर दिया कि उससे कोई मुंदरी वाला मिलकर गया है। मालूम नहीं वो क्या पैगाम लाया और क्या देखने आया था। मेरी इसरार पर मीर मोहम्मद ने मुझ पर तशद्दुद किया और साफ कहा कि इतराफ़े जुर्म तो मुझे करना ही पड़ेगा क्योंकि डीएसपी साहब ये चाहते हैं। पहले उसने एएसपी से कहा था और हो सकता है उमदन डीएसपी को एएसपी कहा हो या उस वक्त सिराज एएसपी हो, उसकी तरक्की बाद में हुई हो, ये मालूम कर लूंगा। रिजवी साहब ने सारी इलाके का और खाली कप मेज पर रख दिया। मकसद मुझे सिर्फ ये बताना था कि इस मामले में एक आला पुलिस ऑफिसर के अहकामात क्या हैं। मैंने कहा, और मेरे लिए सरताबी की कोई सूरत नहीं है। बाद में एक और वाकया पेश आया था। आपको याद होगा कि जिस दिन राबिया की वालदा का इंतकाल हुआ था उस रोज हमारे कब्जे में दुश्मन का एक आदमी आया था और हमारा ख्याल था कि उससे बहुत कुछ मालूम किया जा सकता है। मुझे याद है तुमने और मोहसिन ने जो कारनामा अंजाम दिया था। रिजवी साहब ने तंज अमेज तलखी से कहा, उसी हमाकत के बायस राबिया का घर भी तबाह हुआ था और जनाजे में शरीक होने वाले चंद अफराद की गाड़ियां भी तबाह हुई थी। अखबारात ने एक स्कैंडल खड़ा कर दिया था। खुदा का शुक्र है कि मेरा नाम नहीं आया, वरना मुलव्वस तो तुमने मुझे भी कर लिया था। मैंने बड़ी मुश्किल से नौकरी बचाई थी अपनी। क्या मिला था तुम्हें उससे? वो गुस्से में आने लगे थे। मैं अपनी हमाकत का एतराफ करता हूँ अंकल, मैंने नजर झुका के कहा, और उन तमाम नुकसानात की जिम्मेदारी भी कबूल करता हूँ जो मेरे और मोहसिन के गलत इकदाम का नतीजा थे। लेकिन हमें उस शख्स से एक काम की बात मालूम हो गई थी, वो तो शायद कुछ बताए बगैर ही मर गया था। नहीं अंकल, हमने कुछ गलत बयानी भी की थी आपसे। मैंने खिफत से कहा, मरने से पहले उसने एक नाम दिया था, सिराज। इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कह सका था। मेरी समझ में यही आया था, मगर मुझे शुबा था कि उसने राज कहा है या सरोज कहा है। राजगढ़ यहाँ के एक इलाके का नाम है। हमने उससे पूछा था कि उसे मारने वाला कौन है। उसने एक लफ्ज और भी बोला था, करामत। बोसे ने मुझे याद दिलाने के लिए लब खोले। हाँ, और बाद में मुझे मालूम हुआ कि राजगढ़ में एक करामत स्ट्रीट है। मैंने कहा, जो मुस्लिम पार्क से शुरू होती है, वहां से दूसरी गली सीधी चुबुर्जी पर जा निकलती है। तो गोया तुम्हारे ख्याल में ये डीएसपी सिराज वहीं रहता है? रिजवी साहब ने कहा, राजगढ़ की करामत स्ट्रीट में उससे कुछ मदद मिल सकती है? जी, लेकिन ये कहना मुश्किल है कि मरने वाला क्या बताना चाहता था। मैंने कहा, यह कि डीएसपी सिराज वहां रहता है या वहां उनका हेडक्वार्टर है। उस गली में तो 50 से जायद मकान होंगे और वहां आम किस्म के शरीफ लोग रहते हैं। पुरानी आबादी है, बेशतर गरीब और निचले तबके पर मुश्तमिल। उन जैसे बदमाशों को जिनके पास लाखों और नाजायज जराए से आमदनी के 10 जराए हों, वहां रहने की क्या जरूरत है? मॉडल टाउन, गुलबर्ग और समन आबाद में उनके हेडक्वार्टर हो सकते हैं। रिजवी साहब ने नफी में सर हिलाया। ये लोग गुमनाम इलाकों को भी इसलिए मुंतखब कर लेते हैं कि सीधे साधे लोग कुछ नहीं समझते और वहाँ इनकी मौजूदगी की तरफ किसी का ख्याल भी नहीं जाता। खैर, ये मसला इतना अहम नहीं। करामत स्ट्रीट के दोनों किनारों पर सादा कपड़ों में पुलिस को पोस्ट किया जा सकता है और सिराज का सुराग भी लगाया जा सकता है। तुम उसको दोबारा देखो तो पहचान लोगे? बिल्कुल पहचान लूंगा, मैंने यकीन के साथ कहा। वो तकरीबन 6 फुट का आदमी है। वजन शायद 150 पाउंड के लगभग होगा। चुनाचे जिस्म मुतनासिब और मजबूत लगता है। पीछे की तरफ बाल बनाता है। बालों का रंग बिल्कुल स्याह नहीं है, रोशनी में हल्का भूरा सा झलकता है। आंखें भी हल्की सब्ज झलकती हैं और आप उसे शायरी ना समझे तो कहूँ कि बिल्कुल किसी गहरी झील की तरह साकत नजर आती हैं। हर वक्त किसी सोच में डूबी हुई रुक रुक कर एक एक लफ्ज साफ अदा करता है। लहजा मदम रखता है और आदतन सर के बालों को हाथ फेर कर जमाने की गैर इरादी हरकत में मसरूफ रहता है।
चेहरा कुछ लंबूतरा और नाक कदरे सुतवा। इतना काफी है, रिजवी साहब ने कहा। बाद में नोट करा देना, पहले ये बताओ कि यहाँ से जाने के बाद क्या हुआ। वही जो उनके पैगाम में था, मैंने कहा। आपने देख लिया होगा कि उन्होंने किसी कहानी का एक सफा पैगाम का मफहूम वादे करने के लिए किस तरह इस्तेमाल किया, लेकिन 300% उनके प्लान के मुताबिक नहीं था। मुझे बाहर कोई स्लेटी रंग की कार नहीं मिली। मैं भी मुश्किल से 50 कदम किया था कि पीछे से आने वाली एक सफेद कार ने मेरे करीब ब्रेक लगाए और उसकी रगड़ से मैं गिर गया। वो मुझे कार में डाल के ले गए और रास्ते में रिवॉल्वर का बट मार के बेहोश कर दिया। कार के अंदर शीशों पर भी स्याह पेंट था या स्याह कागज चिपका दिया गया था, मगर मैंने उस कोठी को अंदर से देखा तो पहचान लिया। और वहाँ उनसे क्या बात हुई? रिजवी साहब ने कहा। तुम्हें ले जाने का मकसद कुछ तो होगा। उन्होंने पुराने मुतालबे दोहराए, यानी मैं कारोबार से और रख के विरासत से दस्तबरदार हो जाऊं। मैंने कहा। अपनी साहब का पेशकश का इयादा किया, लेकिन थोड़ी सी तरमीम के साथ। अब वो मुझे एक बालिग की हैसियत देने पर तैयार है, मेरे नुकसानात की तलाफी पर भी आमादा है। जाहिर है ये सब उस शर्त पर कि मैं सिर्फ मुनाफे से सरोकार रखूं, कारोबार की नोयत से नहीं। दखलदर बाकुलात ना करूं और एक तरह से स्लीपिंग पार्टनर रहूं। मैंने कह दिया कि मुझे अपना सब कुछ देना मंजूर है, बदले में मुझे सिर्फ मेरा बाप दिला दिया जाए। उसके बाद मुज़ाकरात की गुंजाइश ही ना रही। मैं खामोश हो गया और उन्होंने पहले शेरवानी साहब और फौजिया को छोड़ दिया, फिर तुम्हें घर लौट जाने की इजाज़त दे दी। रिजवी साहब ने कहा। नहीं, ऐसे तो नहीं। मैंने कहा। मैं मौके की ताक में था और कुदरत को मुझे बचाना मंजूर था। अचानक सराज मेरे काबू में आ गया। वो गोली मारते तो उसी को लगती। उसके बावजूद वो अपनी शिकस्त तस्लीम करने पर तैयार न थे। मजबूरन मुझे उन्हीं के खरबे आजमाने पड़े। क्या तुमने सराज को मार दिया? शेरवानी साहब ने परेशान होकर कहा। नहीं अंकल, मैंने उनको नोटिस दिया कि आपको बखैर व आफियत घर पहुंचा दिया जाए। मैंने कहा। सराज की एक कलाई पहले ही टूट गई थी। मैंने उनको थोड़ी सी मोहलत दी और वो अंकल को छोड़ने पर मजबूर हो गए। दूसरी कलाई टूटने के बाद उसके बाद खुद मेरे निकलने का मसला था। मैंने सराज को डाल बनाए रखा। उसके हाथ तो बेकार हो ही चुके थे। उसकी आड़ में दरवाजे की तरफ बढ़ा तो उनका हौसला जवाब देने लगा। वो मुझ पर हमला करना चाहते थे, मगर मैंने कहा कि हाथों की हड्डियां तो जुड़ जाएंगी, लेकिन कोई आगे बढ़ा तो सराज साहब की दोनों टांगे और जरूरी हुआ तो गर्दन भी तोड़ दूंगा। वो बेबस हो गए और मैं सराज को सामने रखकर उल्टा चलता हुआ बाहर निकल आया। 50 कदम बाद मैंने उसे धक्का दिया और भाग लिया। शैला की माँ के बारे में रिजवी साहब ने कुछ देर बाद कहा और शैला की तरफ देखा। तुम्हें कैसे मालूम हुआ? उनकी गुफ्तगू से मैंने अपने झूठ को पूरी तरह निभाते हुए कहा। हो सकता है वो महज तुम्हें खौफजदा कर रही हूँ। रिजवी साहब ने कहा। हाँ हो सकता है, लेकिन मुझे उम्मीद कम है। मैंने मुतज़ब्ज़ब लहजे में कहा। तुमने अपनी आंखों से कुछ देखा था? मेरा मतलब है शैला की माँ को। मैंने नफी में सर हिलाया। देखा तो नहीं, मैं देख भी कैसे सकता था। ये बात सच थी, मगर सच के दो मफहूम हो गए थे। एक वो जो मेरे ज़हन में था, दूसरा वो जो दूसरों ने समझा। फिर तो उम्मीद की जा सकती है कि शायद वो एक बूढ़ी और अपाज औरत को बख्श दे। रिजवी साहब ने जुमले के आखिरी अल्फाज बदल दिए। कत्ल ना करे की बजाय उन्होंने बख्श दिया कह दिया। नहीं अंकल, मैंने मुनासिब समझा कि शैला को झूठी उम्मीद के करब में ना रखूं। वह झूठ नहीं बोल रहे थे। दिलावर ने कहा था कि अभी तुम्हें बराह रास्त नुकसान नहीं हुआ है। तुम्हारा इस औरत से कोई जज्बाती रिश्ता नहीं था, इसे हमने रावी की लहरों के सपुर्द कर दिया। हम उसके बोझ को कहाँ उठाए फिरते, लेकिन आइंदा हम उसे उठाएंगे जो तुम्हें ज्यादा अजीज होगा, फिर उसको जो अजीज तर होगा, और उसके बाद अजीज तरीन को। किसकी कीमत तुम्हारे नजदीक कितनी है यह हम जानते हैं और तुम भी जानते हो। देखते हैं तुम में दूसरों की जिंदगी कुर्बान करने का हौसला कितना है। नफा नुकसान का हिसाब तुम खुद लगा लेना। मैंने उन्हें साफ बता दिया कि मेरी जान का कोई मसला नहीं है। मुझे मार के भी तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन किसी और की जान की कीमत तुमको भी बराबर अदा करनी पड़ेगी। अगर मैं अकेला नहीं हूँ तो तुम भी अकेले नहीं हो, और रिश्ते अगर मेरे लिए अहम है तो तुम्हारे लिए भी होंगे। तुम उनकी तकदीस को मुजरू करोगे तो ये बात समझना कि मैं बदला नहीं लूंगा, और मामला जो में हिसाब के आने तक टल जाएगा। ये हिसाब यहीं बेबाक होगा, मसावी तौर पर। मेरा ख्याल है मुश्ताइल होने की वजह से मेरी आवाज कुछ बुलंद हो गई थी। अच्छा, अब ये बात छोड़ो। मेरा ख्याल है तुम्हें आज आराम की जरूरत है, रिजवी साहब ने कहा। लेकिन मुझे आज अदालत में हाजिर होना है। मैंने कहा। शीदे और अब्दुल के कत्ल के बाद वकील सरकार मेरी जमानत की मनसूखी की दरख्वास्त करेगी। हाई सी, रिजवी साहब ने फिक्रमंद होकर कहा और राबिया की तरफ देखा। क्या जमानत मनसूख हो जाएगी? मुझे इम्कानात तो नजर नहीं आते, राबिया ने कहा। मैंने मंजिर साहब से भी बात की थी। सब इंस्पेक्टर शेख का बयान और मुहर्रर की तहरीर में उस बयान की नकल को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर मुहर्रर भी इंस्पेक्टर शेख के बयान की तायद करते तो न सिर्फ ये कि जमानत की मनसूखी का जवाब नहीं रहता, बल्कि बाद में इस्तगासा के गवाहों की अदम मौजूदगी में बीर शराफत अली के कत्ल का केस भी कमजोर पड़ जाता है। मुहर्रर जरूर तायदी बयान देगा, रिजवी साहब ने पूरे यकीन से कहा। उसे मीर मोहम्मद का डर है ना, मैं उसे अपने पास बुलवा लेता हूँ। फिलहाल आर्जी तौर पर
बाद में उसे हेडक्वार्टर ही में रख लूंगा या जहां वो खुद को महफूज समझेगा भिजवा दूंगा, या फिर मीर मोहम्मद को किसी दूर अफ्तादा कस्बे में पोस्ट करा दूंगा। लेकिन अंकल खतरा तो फिर भी रहेगा। मैंने कहा मीर मोहम्मद की पुश्त पर वो सराज है, वो कुछ नहीं कर सकता। रिजवी साहब ने कहा मीर मोहम्मद को उसकी पुश्त पनाही महंगी पड़ेगी या मैं मीर मोहम्मद को समझा दूंगा। अभी तो मैं ऑफिस जा रहा हूँ, वहां से फोन करके पूछ लूंगा कि अदालत में पेशी का वक्त क्या है। जाहिर है उस वक्त वहाँ मीर भी होगा और वो मुहर्रर भी। तुम निगाह रखना कि कहीं आसपास सादे कपड़ों में दूसरे लोग भी हैं या नहीं, और अगर सराज नजर आए तो मुझे इशारा कर देना। एक टीम को मैं वहां भेज रहा हूँ जहाँ गुज़िश्ता शब तुम्हें ले जाया गया था। वैसे तो वो राबिया का अपना मकान है, मगर मैं मामले को उलझाना नहीं चाहता। मैं ये रिपोर्ट दूंगा कि कुछ दुश्मन मुजरिम मेरी एक अजीज खातून को अगवा करके यहाँ लाए थे और उन्होंने फोन करके मुझे बता भी दिया कि 1 लाख लेकर वो उसे रिहा कर देंगे वरना उसे कत्ल कर देंगे। मेरे पास 1 लाख नहीं थे, चुनाचे में बात करने गया था, मगर मुझे वहाँ कोई भी नहीं मिला। शिरवानी साहब का और फौजिया का दाम इस केस में बिल्कुल नहीं आना चाहिए और मेरा ख्याल है आप दोनों कुछ देर बाद वापस पिंडी चले जाएं। मेरा ड्राइवर मेरी कार में आपको ले जाएगा। आप मोहसिन की वालदा को तसल्ली दीजिएगा कि सब ठीक है, ये ना हो कि वो भी यहाँ आ जाएं। और हाँ मोहसिन, तुमने शेख के सामने किसी उस्ताद टैडी का जिक्र किया था, मैं उसे लेकर अदालत पहुंच जाऊंगा। मोहसिन ने कहा वो सफाई का सबसे अहम गवाह बनेगा, बस वो मिल जाए। ये सूरत हाल अब मेरे लिए भी बायस तशवीश हो गई है, रिजवी साहब ने कहा, और खतरा भी मुजरिमों का हौसला बढ़ता जा रहा है। अभी तक मैंने पूरी कोशिश की है कि गैर जानिबदार रहूं और इंसाफ के अमल में दखल अंदाजी करूं, लेकिन मुजरिम इसी से फायदा उठा रहे हैं। वो हर गैर कानूनी काम करके बावजूद कानून की गिरफ्त में नहीं आते और हर जगह अपनी बेगुनाही साबित कर देते हैं। मैं इस लाकानूनियत को कब तक खामोश तमाशाई की हैसियत से देखता रहूंगा। अगर आज उन्होंने तुम्हें और फौजिया को उठवा लिया है तो कल को वो मेरे घर से किसी को भी उठा के ले जा सकते हैं, मेरे बीवी बच्चों को, शैला या राबिया को, और फिर गवाह ला सकते हैं कि वो तो सैकड़ों मील दूर कराची में या पेशावर में किसी शादी या बोत में गए हुए थे। इस झूठ को झूठ साबित करना नामुमकिन होगा, लेकिन मैं ये नौबत नहीं आने दूंगा। ये लोग मुझे मजबूर कर रहे हैं कि मैं अपने कानूनी इख्तियारात से तजावुज करके उनके दिमाग दुरुस्त करने का इंतजाम करूं। बस मेरी असूल परस्त फितरत ताड़े आती है। खैर आइंदा की फिक्र अभी से क्या करनी। वो उठकर खड़े हुए और उन्होंने शिरवानी साहब से हाथ मिलाया। घबराना नहीं। उन्होंने शिरवानी साहब के कंधे पर हाथ रख के कहा खुदा ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन एहतियात लाजम है। अगर हो सके तो अपनी रिहाइश बदल दो, कुछ अरसे के लिए छुट्टी लेकर यहाँ आ जाओ। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है तुमने सर्विस में बहुत कम छुट्टी की है, बहुत छुट्टी जमा होगी तुम्हारे हिसाब में। छुट्टी तो है, शिरवानी साहब ने कहा, लेकिन रिजवी जो तुम कर रहे हो वो नाकाबिले अमल है। घर बदलने से हालात तो नहीं बदलेंगे। पता चलाने वाले हर जगह पहुंच सकते हैं, और फिर छुट्टी लेकर मैं यहाँ कैसे आ जाऊँ? 2 महीने में मुझे बहुत कुछ करना है। रिजवी साहब का हाथ उनके कंधे पर ही रुक गया। मैंने मोहसिन की तरफ देखा और फिर हम दोनों खिड़की से बाहर देखने लगे, जहाँ एक नए दिन की धूप फैल चुकी थी। मोहसिन की मां को डॉक्टरों ने जीने की जितनी मोहलत दी थी उसमें एक और दिन कम हो गया था। खामोशी का वक्फा इतना बोझल हो गया कि मेरा सांस रुकने लगा। मेरे लिए फौजिया से नजरें मिलाना नामुमकिन हो गया। कसूरवार अगर मेरे खालात थे तो मैं भी था। वक्त ने मुझे एक ऐसे दोराए पर ला खड़ा किया जहां मुझे अपनी कुव्वत फैसला को बरवेकार लाते हुए राबिया और फौजिया में से एक का इंतखाब करना था। फौजिया से मेरी वाबस्तगी बादी के खालात का तकादा थी। जब तक मैं राबिया से नहीं मिला था उसके लिए मेरे जज्बात भी वही थे जो फौजिया के दिल में मेरे लिए थे। लेकिन राबिया बहुत मजलूम थी, तनहा थी और मेरे लिए तबाह हो गई थी। फिर अकल के तकादे दिली जज्बात पर गालिब आ गए थे और मैंने फौजिया के ख्याल को दिल से निकाल दिया, या कम अज कम उसकी नाकाम कोशिश जरूर की। फौजिया अब तक दिल के नेहा खाने में बादी की हर याद के साथ जलवा फिगन थी, मगर मुस्तकबिल के ख्वाबों में उसकी जगह राबिया ने ले ली थी। इस मसले पर मैंने बहुत सोचा, लेकिन ये मसला ऐसा था कि इसके हक में और इसके खिलाफ दलाइल कभी खत्म नहीं हो सकते थे, और यह हकीकत अपना वजूद खुद तस्लीम करा लेती थी कि राबिया का पल्ला भारी है। अपने तजिए के मुताबिक फौजिया की और मेरी मोहब्बत खुलूस नियत पर मबनी होने के बावजूद माहौल की परवरता थी। हम बचपन से करीब थे और आम ख्याल यही था कि बाकायदा मंसूब ना होने पर भी हम बिलाखिर एक दूसरे के साथ रिश्ते इज़्वाज में मुंसलिक हो जाएंगे। राबिया का इश्क अमली और अकली बुनियादों पर इस्तवार था। बेशक उसकी जज्बाती जड़ें भी बचपन के वक्त की गहराई तक उतरी हुई थी जब हम एक ही क्लास में पढ़ते थे, लेकिन दोबारा राबिया से मुलाकात के वक्त उस दौर की कोई याद मेरे दामन में ना थी। फिर देखते देखते हालात ने मेरे ख्यालात को बदल दिया और राबिया मेरे लिए नागजीर हो गई थी। मुझ पर उसका कर्ज बढ़ता गया और बै हर तरफ से मैसूर हो गया। एक ख्याल हमदर्दी व गम गुसारी का था, क्योंकि राबिया एक बार शादी के बाद रुखसती से पहले ही बेवा हो गई थी, और अलमिया ये था कि उसका नाम निहाद शोहर भी जिंदा था। फिर राबिया ने मेरी भरपूर मदद की और मेरे जज्बात में एहसान मंदी का ख्याल भी शामिल हो गया। राबिया की मां की मौत और उसके घर की तबाही के बाद एहसास जुर्म ने मुझे राबिया का सहारा बनने पर मजबूर कर दिया।
और जब मैंने देखा कि मेरी वजह से होने वाले नुकसानात के बावजूद राबिया के जज्बात, उसके खुलूस और उसके अदम रफाकत में कोई फर्क नहीं आया है, तो बिलाशुबा मैं उसकी मोहब्बत की अजमत का कायल हो गया। उसके मुकाबले में फोजिया एक आम लड़की रह गई। ज़ाहिर हुसैन की कशिश में राबिया भी कम न थी, मगर फोजिया वो सब कुछ नहीं कर सकती थी जो राबिया ने मेरे लिए किया था।